भाई और भाभी। एक बार की बात है, गांव में प्रिया नाम की लड़की रहती। उसका एक भाई था जिसका नाम रोहन था। आज सुबह वह अपने भाई की तरफ दफ्तरी की तैयारी देख रही थी। कभी कोई कमीज निकाल रहे थे तो कहीं कुछ जुराबों की जोड़ी देख रहे थे। कपड़े मिल ही नहीं रहे थे। इस बीच भाभी की क्लास भी लग रही थी। तुम ना जाने कहाँ सामान रख देती हो, एक बार का अगर कपड़े पहन लिए तो दोबारा दिखते ही नहीं है। खाना तो लगा दो, गुस्सा होते हुए रोहन बोला लंच रख दिया है क्या, या फिर भूल गई? चलो मैं चलता हूँ। और हाँ, शाम को गोभी मत बना देना, कुछ अलग से पका देना जिसे मैं खा सकूँ। प्रिया यहाँ कुछ दिन ही है, फिर तो ये चली ही जाएगी गांव में। भाभी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। इतना सब सुनकर भी गुस्सा नहीं किया। किसी ने उनके चेहरे पर गुस्सा कभी देखा ही नहीं है। भैया जो कुछ कहती चुपचाप सुन लेती। मैं होती तो शायद हंगामा ही कर बैठती और पता नहीं क्या क्या बोलती। मैं सुबह से उनके कमरे में लेटी हुई थी, इसलिए इस नज़ारे को पास से देखने में अजीब सा लग रहा था। भैया भाभी पर चिल्ला रहे थे। आज भैया ने पीले रंग की कमीज पहनी थी, अच्छे लग रहे थे। अचानक मेरी तरफ देखकर बोले, आज जाना नहीं है कहीं? कुछ दिन से देख रहा हूँ, अजीब सी रहती हो, जैसे गुम हो कहीं। तुम ठीक तो हो? तुम्हें भी ना जाने क्या सूझा है कि गांव में पड़ी हुई हो। शहर में अच्छा नहीं लगता क्या? यहीं रह जाओ। उनकी जुबान पर आए वो सवाल मुझे कमीज के ख्याल से जगा गई। मैंने अपनी गर्म शाल को अच्छे से बदन पर लपेटते हुए कहा, हाँ, कुछ थकावट सी लग रही है। तुम तो जानते हो ही, सर्दी और शहर में तबीयत कभी भी बिगड़ जाती है और आलस बहुत आ जाता है। शहर में वो बस हाँ बोले और जल्दबाजी में निकल गए। उनके पास समय कहाँ था। जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना था, उनको नौकरी जब जानी थी अपनी। भैया ऑफिस चले गए, लेकिन मेरे मन में बार बार कमीज का ख्याल आ रहा था। जिस कमीज का ख्याल आ रहा था उसका रंग गाढ़ा लाल था। बार बार दिमाग में वही आ रही थी। अरे क्यों अटका है दिमाग आज कमीज पर? शायद कोई कहानी आने वाली हो मेरे मन में। मैं ऐसा सोच रही थी कि अचानक भाभी मुझे चाय देने आई। तब मेरा ध्यान टूटा और मैंने अपने हाथ में चाय का गर्म गिलास ले लिया। मुझे लगा वो कुछ देर मेरे पास बैठेगी और कुछ बात बोलेगी होगी, पर जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। भाभी तो तुरंत ही चली गई। मैंने सोचते सोचते चाय पी। आखिरी घूंट जो अंदर गया तो लगा, हाय इतनी जल्दी खत्म हो गई, अभी तो पीनी शुरू करी थी। चाय पीने का थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। जब ऐसी नींद का एहसास हो तब मुझे अंदाज लग जाता है कि मैं देर तक इस दुनिया में नहीं रहूंगी। तभी कोई दरवाज़ा खुलता है और मैं भीतर चली जाती हूँ, जिसे लोग सपना कहकर पुकारा करते हैं। मैं उसकी दुनिया को सबसे करीब पाती हूँ, अपनी असली जगह। मैं पहुँच चुकी थी। इस बार मेरी उम्र लगभग 11 बरस के आसपास है। रविवार का दिन है, इसीलिए माँ ने हम सभी पर मेहनत करके हमें तैयार कर दिया है। हम कुछ भी समय के लिए गांव में रहने आए हैं। मैंने अपना वहाँ नीला रंग पहना है। वह नीला रंग मुझे बहुत पसंद था। मेरे लिए खास तौर से माँ ने सिला था नीला सूती कपड़े का टॉप और निकर। पापा को मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े में अच्छी लगती हूँ। बालों को जिद करके पापा ने कटवा दिया। माँ का कहना है कि लड़कियों के बाल बड़े होने चाहिए, पर पापा बोले बाल छोटे ही होने चाहिए। पर दिल्ली जाने से पहले वो बाल कटवा गए। सर्दी जाती हुई दिनों में थोड़ी बहुत ही रह गई थी। थोड़ी देर बाद भी टीवी के एंटीना पर कौवा बोल रहा था। मैं गणित की कॉपी में कुछ सवाल हल कर रही थी, शायद बाघ के थे। मैंने उस पक्षी को घूरा। काले कौवे का बोलने का मतलब घर में किसी मेहमान का आना, लगता है कि आज कोई मेहमान आने वाला है। मैंने कौवे को घूरते हुए सोचा, अब कौन आ सकता है? मामा जी तो कुछ दिन पहले ही आए थे। अभी इसी तरह के ख्याल चल रहे थे दिमाग में, तभी किसी ने मेरे नाम को उत्साह से पुकारा, देख प्रिया जल्दी नीचे आ, फूफा जी आए हैं और देख कितना सामान लाए हैं। हम दोनों भाई बहन की निगाह सबसे पहले उनके हाथ में बड़े खाने के सामान पर गई। मेरे फूफा जी एकदम वजनदार आदमी थे। रंग खूब गोरा था, इसीलिए बुआ जी की जगह दादी को पसंद आ गए थे। यह नहीं मालूम कि बुआ को वो उस समय पसंद थे भी या नहीं, बस दादी ने सभी फैसले ले लिए थे। दादी का फैसला सभी को मानना पड़ा। बुआ की शक्ल से ऐसा मालूम होता है कि वह बहुत जल्दी एडजस्टमेंट का शिकार हो गई थी। माँ के बारे में ऐसा नहीं लगा। शायद हो भी सकता है कि माँ अच्छी अभिनेत्री है, जब देखो खुशी नजर आती है। खैर, मेरे आस पड़ोस में सभी शादीशुदा औरतें खुशी रहती दिखती हैं। अभी तक किसी को दुखी नहीं देखा। फूफा जी दिल के बेहद बुरे इंसान हैं। वो लोगों पर बहुत खर्च करते हैं। इसके अलावा लड़कियों को बहुत छूट भी देते हैं। इतनी छूट दी है कि लड़कियों की जुबान कैंची जैसे चलती है और वह अपनों से बड़ों के आगे भी बोल पड़ती हैं।
ऐसा मेरी दादी और फूफा जी की माँ का कहना है। पर फूफा हमारे घर जब भी आते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। माँ के साथ तरकारी कटवाने के साथ साथ कई गाँव की बातें भी बताते हैं। मुझे बैठने का मौका भी मिल जाता है। हालांकि माँ की शिकायत है कि बड़ों की बातों में तुम बच्चों को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। पर फूफा जी अलग हैं, कहते हैं जाने दो, इन्हें भी तो कल दुनियादारी में उतरना ही है, अभी से सीख लेने दो। बातें निकलती हैं तो कितने किरदार भी निकल आते हैं उनके साथ। ऐसा ही एक किरदार रामू भैया निकल गए। फूफा जी के सबसे बड़े लड़के गांव से शहर तक उन्हीं के घर चर्चे गूंजते हैं। हर बार उनकी शादी की बात होती, इस बार फिर उनकी शादी का जिक्र छिड़ गया। फूफा जी तो अब रामू भैया के इस नए रूप को अपना चुके हैं, पर बुआ है कि आज भी उन पर शादी का दबाव डाल रही है। रामू भैया कुंवारा बाप है। कुछ बरस पहले तो वो दिल्ली में हमारे ही साथ रहते, वही तकनीक की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें भी कपड़ों का बेहद शौक था और फूफा जी से वह बेहिसाब रुपए लेकर अपने पर खर्च करते थे। माँ ने कई बार कहा भी कि इतनी खर्चीली अच्छी नहीं है, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तब वह कहते, मामी तुम न जानो कि क्लास में कितने बड़े लोग आते हैं, बराबर का न दिखो तो किताब के शब्द भागने लगते हैं, बराबर का दिखूंगा तो ही उनसे बात कर पाऊंगा, आँख टिकती है कि नहीं। इसी दौरान उन्हें किसी पहाड़ी लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की को लाल रंग बहुत पसंद था, इसलिए रामू भैया लाल रंग की कमीज बहुत पहना करते थे। हालांकि हम सब उनका मजाक उड़ाते थे कि हर रोज़ लाल कपड़े ही क्यों पहनते हो आप, पर वह कहते तुम लोग नहीं समझोगे। उन्हें अपने एक खास कपड़े की कमीज से न जाने क्यों इतना लगाव था कि वह खुद उसे धोया करते, बड़े प्यार से उसे रखते थे। माँ ने भी कहा मुझे दिया दे दिया कर, धोने के लिए पढ़ाई में मन लगाओ, घर के काम तुम न किया करो। दीदी सुनेगी तो कहेगी कि मेरे लड़के की एक कमीज भी नहीं धोई जा रही है। लेकिन रामू भैया ने कहा मामी आप चिंता न करो, महंगी कमीज है, इसकी धुलाई मैं ही करूँ तो अच्छा है, यह कमीज अलग से धोनी पड़ती है। रामू भैया को इस बात से इतना तय था कि वह कमीज उनकी जान बन गई थी, एक दाग भी नहीं लगने देते थे। मैंने पूछा भी था एक बार, भैया ऐसा क्या है इस कमीज में जो जान से अधिक समझते हो। वो बस मुस्कुरा कर बोले, बच्ची है तू, चल जा पढ़ाई लिखाई कर, तूने समझेगी अभी। पढ़ाई के बीच में उन्हें गाँव से बुलावा आ गया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए 2 या 4 दिन के लिए जाओ। वो गए तो वापस दिल्ली लौटे ही नहीं, गांव के ही होकर रह गए, वहीं रह गए। अक्टूबर की हल्की सर्दियों के महीने में गांव गए। बुआ की हालत बहुत अधिक खराब थी। फूफा जी का दिल बैठ गया था कि उन्हें कुछ हो गया तो बेटी और बेटे को कौन देखेगा। इस हालात में रामू भैया ने बुआ जी की खूब सेवा की और अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले गए और पास बैठकर इलाज करवाया। उनकी दशा में सुधार आ गया था। दिसंबर के अंत में बुआ जी बिल्कुल ठीक हो गई थी, इसलिए रामू भैया पर दबाव डाला गया कि शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। वो शुरू में मान नहीं रहे थे, पर फूफा जी की बातों से मान गए और वह फिर दिल्ली आ गए और मन लगाकर पढ़ने लगे। कुछ सालों बाद रामू भैया एक अच्छी सी नौकरी लग गए। यह देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से उसकी शादी करने की सोची, लेकिन रामू भैया ने अपनी पसंद की लड़की उन्हें बताई। रामू के माता पिता इतने खुश थे कि उन्होंने रामू की उसकी मनपसंद जगह शादी कर दी और अब रामू अपने माँ बापा को शहर ले आया और वह खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।